ने इंडिया आने का रास्ता खोजा था और देखो कितने एक्टिव हैं। जैसे हम जैसा आदमी नॉर्मल हो तो पता नहीं कितने साल लगा दे काम में, इन्होंने सिर्फ 5 साल में 2 साल ये और अगले 3 साल अपनी कंपनी बना ली अपने देश में और कहा भैया इंडिया जाने का रास्ता पक्का हमें मिल गया, 2 बार आया था ये और अब हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो एक कंपनी बना ली पुर्तगालियों ने और इस कंपनी ने इंडिया से लगातार व्यापार ट्रेड शुरू कर दिया। ट्रेड किस चीज़ का था उस टाइम पर? स्पाइसेस का, क्योंकि मसालों की ही इनको ज़रूरत थी। तब सोने और ये सब हमसे लेके नहीं, हमें दे के जाते थे। हमारे यहाँ सोना दे जाते और बदले में अपनी शिप्स में हमारी काली मिर्च, लौंग, इलायची, जो हमारे यहाँ मुफ्त की फालतू के सामान थे ना, ये भर भर के ले जाते। धीरे धीरे इन्होंने पूरे साउथ के इंडिया के आसपास जो ओशियन था, अभी मैंने बताया कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन, इसमें ना एक तरह से अपना डोमिनेशन बना लिया कि भैया इस एरिया में हमारी चलेगी और इसीलिए इनको कह देते हैं हिंद महासागर के स्वामी। इन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम हैं पूरे इस एरिया के हेड और हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। किसी की शिप अगर पानी में उतरी इस ओशन में तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस पूरे ओशन पे हमारा कब्जा। ये तब की बात है बेटा जब आपके देश में सोचो 1526 में आपके देश में बाबर आया था, यानी बाबर से भी पहले की घटनाएं हैं ये। तब आपकी दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी जब इन्होंने अपना साउथ की पट्टी, अब दिल्ली सल्तनत दिल्ली में व्यस्त थी। उन लोगों ने कहाँ कहाँ राज किया? लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था ना, इसके बाद ये फतेहपुर सीकरी तो आगे जाके बसेगा। तो सोचो वो लोग तो सिर्फ ऊपर लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में बैठे हैं, जिसको आप कहते हैं दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत। साउथ में क्या है, उनकी ज्यादा नजर है ही नहीं। तो यहाँ आके स्वामी बन के कौन बैठ गए? हाँ, तो पूछेंगे हिंद महासागर का स्वामी कौन था? तो हाँ, इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पेपर में आ जाती है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को हिंदी में एक और कहते हैं शांत जल की नीति, कि इन्होंने बड़ी शांति से अपने पैर पसारे थे व्यापार के क्षेत्र में। तो ऐसा एक टाइम आया, इनको बैठे बैठे ये तो धीरे धीरे करके क्या करते गए, पहले आए थे कालीकट पर, केरला के एक एरिया पर। फिर इन्होंने आसपास ना एक राजा था छोटा मोटा सा, उससे इन्होंने जमीन पट्टे पे ली और इन्होंने यहाँ का एरिया जिसको आज तुम गोवा कहते हो ये किराए पे ले लिया। उस टाइम तक गोवा इतना एडवांस्ड नहीं था, खाली पड़ा था, कुछ ज़्यादा यहाँ बढ़िया मिट्टी तो थी नहीं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दादर, नागर हवेली, दमन दीव, इस पूरी बेल्ट पे ये आ गए। एक ऐसा टाइम भी आया जब देश का सबसे ताकतवर राजा अकबर बादशाह व्यापार करता तो इसकी शिप्स पर भी पहले इनका कागज चिपकाया जाता था। एक कागज, एक जैसे जैसे कहते हैं ना परमिट, हमें नहीं मिलता भाई, परमिट होता है जो ये टेम्पो वगैरह चलते हैं, नेशनल परमिट नहीं रखते कि भाई हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करें, तो इनको भी परमिट लेना पड़ता था। उस पर एक कागज चिपकता था जहाज पे कि ये बादशाह अकबर का जहाज है, पर इसके ऊपर भी परमिशन का कागज चिपकाया। वो परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? हाँ, एक खास बात यह है कि चाहे अकबर जैसों ने कितना ही बड़ा राज किया, पानी पे इनकी कमांड नहीं थी, इनके पास नेवी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसका फायदा पोर्टुगीज ने उठाया, बढ़िया काम किया। जब ये सब बहुत बढ़िया कमा रहे थे, 100-150 साल बाद बाकी लोग भी कंपटीशन में आए, लेकिन तब तक ये पक गए थे, इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो गया था। डच जब इंडिया की तरफ आए तो काफ़ी लेट थे ये लोग, उतनी जल्दी ये लोग नहीं आए थे। इंग्लैंड वाले तो और लेट थे, जैसे ये लोग आए थे 1602 में, फिर ये लोग आए थे 1600 में, ये जो डेनमार्क वाले हैं 1616 में और ये 1664 में। तो इसका मतलब अगर देखें यहाँ, मान लो हम 1500 से स्टार्ट करें तो 100 साल तो लगभग इन्होंने अकेलों ने राज कर लिया उन सब के मुकाबले। अगर फ्रांस से इसको कंपेयर करें तो 150 से भी ज़्यादा साल का अनुभव इनके पास था। जब फ्रेंच पहली बार इंडिया आए तो सबसे पुराने और बहुत ज़्यादा समझदार कौन माने गए? पुर्तगालियों ने आपके साथ 100 साल तक तो पहले व्यापार कर लिया। जब कंपटीशन में डच आए तो पोर्टुगीज की एक पट्टी हो गई थी। इस तरफ किन लोगों का अधिकार था? पुर्तगालियों का। तो जब डच आए, इनको लगा यार जहाँ आदमी ऑलरेडी बैठा है यहाँ अगर मैं आऊँगा तो ये पंगेबाजी होगी, मैं दूसरी तरफ अपना हिस्सा ले लेता हूँ। उसने अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ बनाई, जिसको मैंने कल भी बताया था, मछली पत्तनम या मसूली पट्टनम, इसी को कहते हैं। ये पहली व्यापारिक कोठी थी डच की। डच बहुत ज़्यादा नहीं छाएंगे, डच के देखो पैरेलल में ही इंडिया में इंग्लैंड वाले भी आ गए, पर डच पहले आए, इंग्लैंड वाले बाद में आए। बनी पहले थी कंपनी, मैंने कल भी आपको बताया था, इनका पहला आदमी 1608 में आया। इनके कान में वहाँ खबर गई, भाई तुमने कंपनी बना ली लेकिन जाओगे कैसे, वहाँ तो अकबर बैठा है। पर जब तक इनका आदमी आया तब तक तो अकबर मर गया था और यहाँ कौन था?
फिर मैंने आपको बताया था जहांगीर को इन्होंने शराब और इस तरह के कई गिफ्ट्स दिए, तो उसने कहा मुझे दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें व्यापार करना है तो किससे पंगेबाजी लेनी पड़ेगी। इन्होंने फिर एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम मैंने आपको बताया था स्वाली का युद्ध। ये एक गांव था। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? इंग्लैंड। और इस तरह से क्लियर हुआ कि इंडिया में पुर्तगाली, जिनका कि बहुत बड़ा नाम था, उनके ऊपर भी हावी हो गए इंग्लैंड वाले। अच्छा, पुर्तगाली बड़े चालाक थे। इन्होंने देखा भाई 150-200, क्या बेटा, पुर्तगालियों ने जब देखा ना कि भैया अब हमारे हाथ से बागडोर जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ना नियम है इस प्रकृति का, नेचर का। कोई भी चीज़ पहले ग्रोथ करती है, फिर 100% वो नीचे की तरफ आएगी, फिर ग्रोथ करेगी। फिर ये इकोनॉमिक्स का भी नियम है। कोई चीज़ हमेशा ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ ग्रोथ करती जाए। पोर्टुगीज टाइमली समझ गए कि हमारा वो ग्रोथ का टाइम गया, अब हमारे कंपटीशन में उतर आए और हमें हरा दिया। किन लोगों ने? तो पोर्टुगीज बड़े चालाक थे। इनको लगा इंग्लैंड से तो चलो हम हार गए, लेकिन इन डच वालों को भी हम जो है ना परेशान करेंगे। इनका पोर्टुगीज जो लोग थे ना, इनकी इस बेल्ट पे अच्छी पकड़ थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गोवा पे, बम्बई, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप पर। तो इन पुर्तगालियों ने अपनी लड़की की शादी यूरोप में इंग्लैंड के राजकुमार से कर दी। इनकी बेटी थी कैथरीन, उसकी शादी इन्होंने, जैसे भाई देश में नहीं शादियां होती उस जमाने में, ऐसे इतने अलग अलग देश नहीं थे, तो इन्होंने अपनी लड़की की शादी, राजकुमारी की शादी पुर्तगाल वालों ने इंग्लैंड के राजा के बेटे के साथ कर दी। और इसको कहा कि हम ना गिफ्ट देना चाहते हैं आपको दहेज में, तो हम मुंबई आपको दहेज में गिफ्ट करते हैं। देखो शादी हो रही है यूरोप में और दहेज दिया जा रहा है हमारा घर, भाई जिसका कि हमें लेना ना देना। कौन? कैथरीन। वहां कागजों में कह रहे हैं कि हमने तुम्हें गिफ्ट कर दिया मुंबई। इंडिया को कुछ अता पता नहीं है, पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेजों को क्या गिफ्ट कर दिया? मुंबई। अब हम लोग जब यहाँ आए तो हमें तो पता ही नहीं था कि एकदम आके बैठ गए कि ये तो हमारा गिफ्ट है, हम तो यहीं रहेंगे। हाँ, हमें उतनी समझ थी नहीं, हमारा ज़्यादा, क्योंकि हम पेट भरे देश से थे ना, हमने ज़्यादा कोशिश नहीं की बचाने की। मुंबई को इन्होंने डेवलप करना शुरू किया और देखते देखते मुंबई एक मेन सिटी बन गया। पहले हमारा मेन सिटी सूरत था एक ज़माने में। ये लड़े भी सूरत के लिए ही थे। जब वो स्वाली का युद्ध हुआ ना, तो ये यही कलेश था कि सूरत में किसकी फैक्ट्री। लेकिन अब इन्होंने डेवलप कर डाला एक नया शहर। कौन सा? हाँ, मुंबई डेवलप कर दिया। पुर्तगाली इस साइड हो गए कि भैया ठीक है मुंबई तुम्हारा है, हम सिर्फ यहाँ दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा और थोड़ा सा साउथ में रहेंगे, बाकी हम ज़्यादा नहीं रहेंगे। डच वालों को समझ में आ गया कि भैया इनसे पंगे नहीं लेने, ये बहुत ताकतवर है, और जैसे हम तो बुजुर्ग से हो गए, ये जवान है, तो इसके अंदर ताकत भी ज़्यादा है, ये कुछ भी इस तरह का काम करेगा। ये दो साइड हट गए। अब जो ये डेनमार्क वाले थे ना, जो ये डेनिश पीपल जो थे, इन्होंने देखा कि भैया इस ज़मीन पे तो जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं ना मांस के टुकड़े पे, ये ऐसे लड़ेंगे सब। इसमें पुर्तगाली आ गए, हम ये हुए थे नए नए आज़ाद, पहले ये भी कहीं बंधन में थे। इन्होंने कहा यार इतनी एनर्जी हम इस छोटी से टुकड़े पे लगाएंगे, इससे बढ़िया छोड़ो इस ज़मीन को, नई जगह जाते हैं जहाँ ये लोग ना आए और जहाँ इनकी नज़र ना पड़े, किसी छोटी मोटी एरिया में, वहाँ जाके लूट के ले आते हैं बिना बात इस पे नजर है, हम और कलेश के भागी बने, छोड़ दो। इन्होंने 2-4 बस्तियां जो अब पहले कब्जे में ली थी ना, वो इन्होंने इंग्लैंड वालों को कहा सर हम तो आपको बेच देंगे, आप हमें कुछ पैसा देते हो दे दो, नहीं तो हम तो रहे हैं जा। तो इंग्लैंड वालों ने कहा ठीक है भैया, तुमने मेहनत की थी, तुमने ये जीती थी बस्तियां, ये मैं खरीद लेता हूँ। छोटी मोटी रकम देके डेनिश वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि तुम लड़ो झगड़ो मरो, हम यहाँ से चले। तो देखो कैसे इनका रास्ता साफ होता गया। पोर्टुगीज ने इनको गिफ्ट कर दिया बम्बई, डच वालों के साथ लड़के समझ गए डच वाले कि भैया हमारी दाल नहीं गलनी। डेनिश वालों ने अपनी जीती जिताई इक्की दुक्की कोई फैक्ट्री इनको पकड़ाई और बेच चले। अब रह गया फ्रेंच। फ्रेंच देखो लेट हो गए आने में, क्योंकि इनका तब तक का एक एक्सपीरियंस हो गया। अब किसी क्षेत्र में जो काम करता है उसकी अकल ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही हमारा दिमाग बढ़ाती हैं। तो जब ये नए नए आए तो इनको दिखा कि भैया यहाँ तो पहले से लोग हैं। यहाँ इनके आने के बाद सबसे ताकतवर कौन उभर रहा था? अब इंग्लैंड वालों से टक्कर लेनी थी फ्रेंच को, तो फ्रेंच वैसे भी ताकतवर था, कोई दिक्कत नहीं थी, इनकी टक्कर हुई। पर जब जब टक्कर हुई ना, तब एक दिक्कत सामने आई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसको डिसीजन लेना है, क्विक ले सकती है, ये शाम को सोचेगी मुझे सुबह क्या करना और कर देगी। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी डिसीजन किससे पूछे बिना नहीं लेना,
और उसकी गवर्नमेंट यहाँ है नहीं, उसको मैसेज कहाँ भेजना पड़ेगा? फ्रांस। पानी के जहाज में रख के फरमान जाएगा, फिर वहाँ डिस्कशन होंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि सरकार है तो एक आदमी तो होता नहीं, सरकार पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। इसीलिए ये हर डिसीजन में पीछे रह जाती थी। कहते हैं अगर ये प्राइवेट कंपनी होती ना तो इसके काबिल अफसर थे ज्यादा। फ्रांस ज्यादा ताकतवर देश था। और यहाँ पे एक आदमी का नाम तो आज तक लिया जाता है, ड्यूप्ले। ड्यूप्ले कहते हैं एक ऐसा आदमी था जिसके सामने ब्रिटिशर्स भी टिक नहीं पाते थे। पर ड्यूप्ले बेचारा जब तक सोचता कि मैं एक्शन लूं तो उसके ऊपर वो तलवार लटकी हुई थी कि अपने आप एक्शन मत ले लेना, नहीं तो तेरी नौकरी जाएगी, तू यहाँ काम करने आया है, तेरे पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर इसको याद आता कि हाँ मुझे तो लेटर भेजना है। कितनी पीछे से इंफॉर्मेशन मिलने में टाइम लगता था कि भैया क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये क्विक एक्शन लेते थे। तो धीरे धीरे करके खैर आपस में इशू, ऐसा नहीं आसानी से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े आपस में। इन्होंने युद्धों में हमारा जो इस तरह से आपस के कलेश किए हमारी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन फाइनली धीरे 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 फ्रेंच को समझ में आ गया कि भैया हम लोग परमिशन लेने में इतना लेट होते हैं, हम फिर इन्होंने डिसाइड किया कि छोड़ो यार, जो है थोड़ा बहुत जितने में हमारा काम चलता उतना चला लेते हैं। इन्होंने पुदुचेरी के आसपास की प्रॉपर्टी लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स को कहा देखो भाई तुम कर रहे हो यहाँ पूरा काम, हम पूरा काम नहीं करेंगे लेकिन एक दो हिस्सा हम भी रखेंगे, हम भी तो व्यापार करेंगे ना। फिर BEIC ने सोचा यार ज़्यादा अकेले रहने पे एक दिक्कत ये होगी, सारा इंडिया अगर कभी गुस्से में आएगा तो मुझे इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरे लिए, इक्का दुक्का मेरे जैसा होना भी चाहिए यहाँ बाहर का। तो इसने फिर फ्रेंच को कह दिया कि ठीक है तुम पुदुचेरी तक सीमित रहना, आगे मत आना। ऐसे ही इसने पोर्टुगीज को कह दिया तुम लोग जो हो गोवा मुंबई के आसपास दादर नागर हवेली दमन दीव यहाँ तक रहना। तो अब ये अकेला इस जैसे एक तो फ्रेंच बचे हुए यहाँ और एक पुर्तगाली, लेकिन ये दोनों जानते हैं कि चलेगी किसकी? BEIC की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने स्टार्टिंग में अपना काम किया था सूरत में, फिर बढ़ाते बढ़ाते मुंबई में, फिर बढ़ाते बढ़ाते बंगाल में, और फिर बढ़ाते बढ़ाते मद्रास में, जिसको तुम चेन्नई कहते हो। कोच्चि तो बेटा केरला में है। तो इस तरह से इन्होंने 3 बड़ी बेल्ट बना ली। किन लोगों ने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि पुर्तगाली कहाँ तक सीमित रह गए? गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव तक। और फ्रेंच कहाँ रह गए? पुदुचेरी तक। तो तुमने पढ़ा तो है, जब तुम्हारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे भारत, लेकिन जो फ्रांसीसी थे इन्होंने 1954 में तुम्हारा देश खाली किया, क्योंकि इनकी एक छोटी सी बस्ती थी, इनका ज़्यादा हिस्सा था ही नहीं, और इनसे तो हमें छीनना पड़ा अपनी प्रॉपर्टी को। 1961 में इन्होंने दादर नागर हवेली तो वापस कर दी थी हमें, लेकिन इन्होंने गोवा नहीं छोड़ा जो कि हमारा मेन लैंड था, ये कह रहे थे हमारा हिस्सा है। तो इस तरीके ब्रिटिशर्स ने सबको एक तरह से पीछे करके और अपना दबदबा जमा लिया। आई समझ में कहानी? तो आपके देश पर 5 विदेशी आए थे, PDEDF। पी का मतलब पोर्टुगीज या पुर्तगाली, डी का मतलब डच, ई का मतलब और डी का मतलब डेनमार्क या डेनिश पीपल, और एफ का मतलब, इनमें से कौन ज्यादा कलेश में पड़ा ही नहीं, बेच बाज के जाता रहा? डच, ये सॉरी डेनिश। किन लोगों ने सबसे पहले अपना 150 साल अकेले राज कर गए? लेकिन उन्होंने राज नहीं किया, उन्होंने व्यापार किया। कौन से जल की नीति थी? शांत जल की। किसको भी परमिशन लेनी पड़ती थी? हाँ, उनके आके बसने के टाइम पे दिल्ली में दिल्ली सल्तनत थी जो साउथ में गई ही नहीं कभी, इसलिए उनका काम बढ़िया जम गया। जब ये डच आए तो इन लोगों ने चालाकी चली, इन्होंने कहा पुर्तगाली इस बेल्ट में, हम दूसरी बेल्ट में चलते हैं। कहाँ गए वो? मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों ने एक कोठी तो मछलीपट्टनम में लगाई, एक सूरत में कोशिश में थे, लेकिन सूरत में किसने हाथ खड़े कर दिए? जहांगीर ने। और इसने कहा मुझे नहीं पता, अपने लड़ो झगड़ो, तुम जो करना है करो। कौन से गांव में युद्ध हुआ? स्वाली में। क्लियर हो गया कि कौन कमजोर हैं? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने आगे अपनी कमजोरी बखान ना करते हुए कर दी, और उसके राजा के लड़के को क्या गिफ्ट कर दिया? मुंबई। तो मुंबई दहेज में मिल, और किसने गिफ्ट किया? डेनिश। जब आए तो देखा यहाँ तो पहले ही ये कुत्ते की तरह झपट रहे हैं कि मैं मांस का टुकड़ा खाऊंगा, मैं तो अपना चल ही पड़ता हूँ। उसने अपना सारा कामकाज किसको बेच दिया? और लास्ट में ताकतवर कौन है? फ्रेंच टिकने आए थे, लेकिन फ्रेंच के पैर नहीं टिकने दिए। एक कारण था, फ्रेंच कंपनी कैसी थी? गवर्नमेंट। जबकि इंग्लैंड क्या थी? प्राइवेट। इनका टारगेट था प्रॉफिट कमाना। उस बेचारे को प्रॉफिट के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि परमिशन नहीं है तो मैं व्यापार कैसे
एक अकेला ताकतवर आदमी जिसका नाम हिस्ट्री में आज भी लिखा है, कौन था वो? ड्यूप्ले। और इसके तो फिर ढेरों नाम हैं। इस तरह करके धीरे धीरे करके इंडिया पे किसका राज चल पड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ध्यान से देखो, हमारे